वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो आइए अब इसमें हम जान लें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जिसमें चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इस चैप्टर में हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले जो आंकड़े होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, हम उनको जानने वाले हैं। कि जैसे क्लास में टेस्ट हमने दिया है, उसमें पूरी क्लास के बच्चों के जो नंबर आए हैं वो किस प्रकार से एक आंकड़ों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। उसके अलावा किसी कंपनी के द्वारा एक साल में कितना सामान बेचा गया है, कितना सामान खरीदा गया है, उसे किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है आंकड़ों में। तो इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं जो हैं या फिर विभिन्न जो सवाल हैं उनको हम आंकड़ों में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद में हम उन सवालों को हल करते हैं। तो आइए अब उससे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं और फिर उसके बाद जानेंगे कि आंकड़ों का आलेखीय रूप क्या होता है। तो पहले आंकड़ों को जान लीजिए कि जैसे एक क्लासरूम है, जैसे कि एक कक्षा है, उसमें कुछ बच्चे हैं। जैसे उस कक्षा में छात्र हैं, छात्र व छात्रा। सभी बच्चों की जो संख्या है वो 10 है। सभी बच्चों की संख्या यहाँ पर 10 है और 10 बच्चों की जो संख्या है उन सभी बच्चों ने टेस्ट दिया था एक 10 नंबर का, जिसमें से एक पहले बच्चे के 5 नंबर आए, एक बच्चे के 6 नंबर आए, एक के 7 नंबर, एक के 8 नंबर हैं और एक के 9 नंबर हैं। एक बच्चे के फिर से 5 नंबर हैं, एक के 2 नंबर हैं, एक का 1 है, एक के 0 हैं और एक के 10 नंबर हैं। तो अब यहाँ पर हमारे सामने जो 10 बच्चे थे, उन 10 बच्चों के द्वारा एक टेस्ट दिया गया और उस टेस्ट में जो उनके नंबर आए थे वो नंबर हमने यहाँ सामने लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार हमें उन बच्चों की वो संख्या भी प्राप्त है कि यहाँ पर 10 बच्चे थे, क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर उनको मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने 10 बार उन्हें नंबर दिया है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि बच्चे 10 थे, क्योंकि 10 अलग अलग नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर जो नंबर हमने उनको दिए हैं, यहाँ पर जो नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं, ये नंबर हमें बताते हैं कि जो उनके आंकड़े हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो रिजल्ट है वो कैसा है। कौन बच्चा है जो यहाँ 5 से कम होगा, कौन ऐसा है जो 5 से अधिक है, कौन ऐसा है जो 7 से कम है, कौन ऐसा है जो 7 से अधिक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इनको विभिन्न प्रकार की शाखाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि जैसे नंबर 1 पर हम यदि इनको डालें कि 5 से कम, नंबर 1 पर हम कहें कि 0 से 2, या फिर हम 0 से 2 रखें, फिर उसके बाद नंबर 2 पर हम रखें इनको 3 से 4, उसके बाद में नंबर 3 पर रखें 5 से 6 और नंबर 4 पर रखें हम 7 से 8 और नंबर 5 पर रखें हम 9 से 10। तो इस प्रकार से अब हमने रखा कि इन नंबरों के आधार पर बच्चे कितने थे। तो यहां देखिएगा, यहाँ पर 0 से जो 2 नंबर हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, देखो 1 2 और 3 बच्चों के नंबर हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 से 4 तक के जो नंबर हैं वो कितने बच्चों के, यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 3 नंबर हो या फिर 4 नंबर हो, तो इसको खाली छोड़ देंगे। खाली का मतलब इसको 0 लिखेंगे हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5 से 6 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो देखो 5 6 और 5, तो इस प्रकार 3 बच्चे ऐसे हैं जिनसे 5 के 6 के बीच में नंबर आए हैं। उसके बाद 7 से 8 नंबर किसके हैं, 7 नंबर यहाँ पर हैं, 8 नंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये 2 बच्चों के हैं। उसके बाद 9 से 10 नंबर 1 और 2, तो 2 बच्चों के 10 नंबर हैं, 9 से 10 नंबर है। अब इस प्रकार इन सबको यदि जोड़ा जाए तो देखिए 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। तो इस प्रकार हम आंकड़े से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट दिया था, वो 10 हैं। उनमें से 0 से 2 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, 3 हैं। 3 से 4 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे 5 हैं। 5 से 6 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, वो 3 हैं। इस प्रकार से विभिन्न हम आंकड़ों का प्रयोग करके उन सवालों को हल कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो संख्या होती है हमारे दैनिक जीवन में, जब हम किसी वस्तु या फिर किसी दैनिक गतिविधि से जुड़ी हुई संख्याओं के बारे में जब बात करते हैं, जब उन्हें कागज पर इकट्ठा किया जा सकता हो, जब उन पर विचार करते हैं, तो वो आंकड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पर अब आंकड़ों के बाद में हमारे सामने है कि आंकड़ों को किस रूप में लिखा जा सकता है, उनका आलेखीय रूप कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर अब हमें आंकड़ों का आलेखीय रूप समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला होता है चित्रालेख। चित्रालेख क्या है, चित्रालेख का मतलब है कि हमने जो आंकड़े यहाँ पर देखे हैं, हमने यहाँ पर हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो आंकड़े चित्र के आधार पर भी दर्शाए जा सकते हैं। कैसे,
यदि हम कहें कि यहाँ पर 0 से 2 के बीच में जो नंबर थे वो 3 बच्चों के थे, लेकिन हम 3 को संख्यात्मक रूप में ना लिखकर किसी चित्र के रूप में दर्शाएं तो हम उसे भी दर्शा सकते हैं। जैसे यदि चित्रालेख में हम चाहें तो एक स्टार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक स्टार बना सकते हैं, या फिर एक त्रिभुज बनाना चाहें तो वो एक त्रिभुज बना सकते हैं, या फिर एक तीर का निशान भी लगाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी आकृति या कोई भी चित्र से हम उसको दर्शा सकते हैं, वो कहलाता है चित्रालेख। चित्रालेख के बाद में आगे अगले नंबर पर बात करते हैं, वो होता है दंडालेख। दंडालेख क्या है? दंड जैसा शब्द है उसी से पता चल रहा है। यहां पर दंड पनिशमेंट वाला दंड नहीं है, ये दंड का मतलब होता है डंडा। तो ये कैसे होगा? इस पर एक ग्राफ बनता है। कैसे? इस प्रकार का एक ग्राफ होगा, उस पर हम यहां पर दंड के रूप में संख्याओं को दर्शाएंगे। जैसे एक संख्या यहां पर ये दर्शाई है, एक ये हो सकता है, और इस प्रकार से हो सकती हैं, और भी संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से हम दंड आलेख के रूप में यहाँ पर संख्याओं को दर्शाते हैं, और यहाँ जो संख्याएं वो इनके आधार पर होती हैं। जैसे कि 0 से 2 के बीच में जो नंबर मिले थे वो हम यहाँ इस पर कैटेगरी में रखेंगे। 0 से 2 के बीच में कितने नंबर थे? वो 3 बच्चे थे, तो यहाँ पर ये 3 को दर्शा रहा है। तो उसके बाद में अगर हम कहें 3 से 4 के लिए, तो 3 से 4 के लिए यदि इसको माने तो यहाँ ये बिल्कुल 0 रहेगा, तो इसको खाली रखना पड़ेगा। इस प्रकार हमें पता चलता है कि दंडालेख में हम कैसे ग्राफ को पूरा करते हैं, दंडालेख कैसे बनाते हैं। उसके बाद अगला आता है द्विदंडालेख। द्विदंडालेख में देखिएगा क्या होता है। द्विदंड जो आलेख होता है इसमें 2 दंड एक साथ बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो, एक हमने यहाँ पर इसको बनाया, सबसे पहले ग्राफ, और उसके बाद में एक दंड तो यहाँ पर बनाया, और इसी के साथ में दूसरा इसी के साथ बनाया। दूसरे का मान द्विदंड आलेख का प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है, जैसे कि हमने यह टेस्ट लिया था। मान लो ये जो टेस्ट बच्चों ने दिया ये था मैथ का, MATH, ये मैथ का टेस्ट था, और उसके बाद में उनका हिंदी का भी टेस्ट हुआ, और हमें पता लगाना है कि अब हिंदी और मैथ में किस टेस्ट में बच्चों ने कितना बेहतर किया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 बच्चों के लिए अलग अलग रिजल्ट बनाएंगे, या फिर उन बच्चों के लिए 10 नाम लिखने के बाद उनके अलग अलग रिजल्ट देखेंगे। तो पहला जो दंड है होगा, जिसमें 2 दंड आलेख बनाए हैं, 2 हैं जो, वो बताएंगे पहले, या तो पहला मैथ के लिए हो सकता है या फिर दूसरा मैथ के लिए हो सकता है। इनमें से एक मैथ को दर्शाएगा, मैथ के नंबरों को, और दूसरा दर्शाएगा हमारे यहाँ पर हिंदी के नंबरों को। इससे हमें पता चलेगा कि एक बच्चे के लिए उसका जो रिजल्ट था, उसका जो परिणाम है वो किस प्रकार से किधर बढ़ रहा है, गणित की तरफ बढ़ रहा है या फिर हिंदी की तरफ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम द्विदंड आलेख का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जब एक बच्चे का रिजल्ट दर्शाया जाता है या फिर एक आंकड़े को दर्शाया जाता है, तो उसके बाद दूसरा आंकड़ा दर्शाने के लिए बीच में जगह खाली छोड़ दी जाती है। उसके बाद दूसरे को इसके साथ लगकर दर्शाते हैं, इसलिए इसमें एक उभयनिष्ठ रेखा भी होती है जो दोनों ही दंडों के बीच में उपस्थित होती है। इसके बाद अगला आता है आयत चित्र। आयत चित्र क्या होता है? आयत चित्र को आप समझ सकते हो दंड आलेख और द्विदंड आलेख के अनुसार। इसमें भी दंड ही बनाने होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जब आलेख में हम आयत चित्र बनाते हैं, तो आयत चित्र में जब ग्राफ बनाया जाता है तो यहाँ पर बनने वाले जो दंड हैं वो लगातार बनते हैं, कभी भी उसमें गैप नहीं दिया जाता, उसमें कोई भी खाली जगह नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए पहला है, ये दूसरा हो सकता है, इसके साथ में ये तीसरा होगा, यहाँ ये चौथा हो सकता है, फिर ये 5वें को दर्शा सकते हैं, यहाँ से ये 6वें को, ये 7वें को दर्शा सकते हैं, और ये इस प्रकार से 8वें को। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो दंड हैं वो ऊपर की तरफ चलते हैं, जिनकी लंबाई अधिक होती है। इस प्रकार ये जो चित्र है वो आयत जैसा दिखाई देता है, प्रत्येक दंड का जो चित्र है वो आयत जैसा दिखाई देता है, इस कारण इसको कहा जाता है आयत चित्र। इसीलिए एक चित्रालेख होता है जिसमें हम आकृतियां बनाते हैं, दूसरा होता है दंडालेख जिसमें दंड के अनुसार ग्राफ चित्र बनाया जाता है, और दूसरा होता है द्विदंडालेख। इसके बाद द्विदंडालेख में 2 दंड बनाए जाते हैं, और आयत चित्र में, द्विदंड आलेख और आयत चित्र में बस अंतर होता है इसका कि यहाँ बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है 2 आंकड़ों के मध्य, और यहाँ पर खाली जगह नहीं छोड़ी जाती। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं। चलो आइए उसे अब देखें। तो आइए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आंकड़ों का संगठन, और इसके बाद में वर्गीकरण भी है। तो देखिएगा कि हम यहाँ पर इसमें जानेंगे कि आंकड़ों का संगठन कैसे किया जाता है। आंकड़ों का संगठन से मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब हमें अलग अलग आंकड़े पहले से दिए हुए हों, तो उसके बाद उन्हें हम संगठित करके कैसे लिखेंगे। उन्हें हम एक ही सारणी में यदि लिखना चाहें, एक ही सारणी में से अगर हम समझना चाहें, तो उसे हम कैसे एक ही सारणी में बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे उपयोगी
जो विधि है वो होती है मिलान चिन्ह की। मिलान चिन्ह का प्रयोग करके हम यहाँ पर आंकड़ों का संगठन करते हैं और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि वर्गीकरण जो है वो क्या होता है और वर्गीकरण कैसे किया जाता है, या वर्गीकरण में किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मिलान चिन्ह को समझ लीजिएगा कि मिलान चिन्ह के लिए हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। कि एक उदाहरण है कि हमने क्लास के कुछ बच्चों से पूछा कि आपको कौन से फल पसंद है। तो किसी बच्चे ने कहा था कि सेब पसंद है, किसी ने कहा केला, और किसी ने कहा था अनार, किसी ने कहा संतरा। तो यहां पर यदि हम कहें कि बच्चे जो थे हमारे पास में वो 25 थे, पूरे बच्चे जो है क्लास में वो 25 थे, तो इस प्रकार यहां कुछ बच्चों ने कैसे जवाब दिए। तो जो सेब को पसंद करने वाले थे वो थे 8, केला को पसंद करने वाले बच्चे थे 10, अनार को पसंद करने वाले बच्चे थे 2, और संतरा को पसंद करने वाले बच्चे थे 5। तो इस प्रकार देखिएगा 10 और उसके बाद में 8 18 और 2 20 और 5 25। तो इस प्रकार हमारे बच्चों की संख्या तो पूरी हो गई 25। अब हम इनको मिलान चिन्ह के रूप में कैसे लिखेंगे। तो मिलान चिन्ह जो है वो होता क्या है। मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पर जब हम संख्याओं को दर्शा रहे हैं, देखो मिलान चिन्ह से सेब को तो नहीं दर्शाया जाएगा, लेकिन मिलान चिन्ह से आंकड़ों को दर्शाया जाएगा। जो आंकड़े किसके हैं, बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के आंकड़े हैं। ये जो उनको फल पसंद है उनके आंकड़े, कि कौन से फल को कौन सा बच्चा, कितने बच्चे उसको पसंद करते हैं। तो देखिए मिलान चिन्ह में यहां पर जो संख्याएं होती हैं मिलान चिन्ह में जब हम संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 के लिए क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो लाइन कैसे होगी, 1 2 3 4, और उसके बाद 4 के बाद हम 5वीं लाइन नहीं खींचते, हम यहां पर 4 के बाद एक 5वीं लाइन से इसे काट देते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमने लाइन खींची है ना, ये पूरा एक बंडल बन जाता है जो 5 की संख्या को दर्शाता है। तो यहां पर यह संख्या 5 को दर्शा रहा है। 5 के बाद कितने की और आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता, तो हम 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। तो इस प्रकार अब हमें पता चल जाएगा कि यहां पर जो बच्चों की संख्या है वो 8 होगी। यदि हम इन संख्याओं को सीधा एक लाइन से लिखते और इसको काटते नहीं, तो हमें बार बार इन्हें गिनना होता, और अगर यहां पर ये संख्या 8 ना होकर 80 हो या एक बड़ी संख्या हो तो क्या होगा, हम इनको गिन नहीं पाएंगे, तब हमें बहुत ज्यादा समस्या होगी। इस कारण यहां 5 लाइनों का एक समूह बना दिया जाता है और उस समूह से हमें बहुत ज्यादा सहायता मिलती है ताकि हम इनको गिन पाते हैं। इसके बाद अगले पर आते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 और 5 ये 10 हो जाएंगे। उसके बाद अनार के लिए 2 है तो 1 और 2, संतरा के लिए होगा 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार हम यहां पर मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, तो इस प्रकार हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में यहां पर संख्याओं को या फिर आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं हमारे पर, वो है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि यहां पर संख्याओं को वर्ग के रूप में स्थापित करना होता है। जैसे कि हमने इससे पहले जो उदाहरण समझा था, जहां पर कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया था और उसके बाद हमने क्या किया, वहां पर बच्चों का एक ऐसा ग्रुप बनाया जो 2 नंबरों के बीच में आता है, जैसे 0 से 2 के बीच में, फिर उसके बाद 3 से 4 के बीच में, फिर उसके बाद में 5 से 6 के बीच में। तो इस प्रकार हमने जो अंतर बनाया था नंबरों का, जिसमें एक नंबर पर ही बच्चे को ना जानकर हमने क्या किया, 2 नंबरों को एक साथ रखा और तब जाना कि वहां कितने बच्चे उस क्राइटेरिया में, उस समूह में आते हैं। तो इस प्रकार यहां वर्गीकरण के अंतर्गत हम उस समूह को जानते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता जिसकी होती है वो होता है सबसे पहले समूह। एक समूह होता है, जो हम समूह बनाते हैं उस समूह में संख्याएं होती हैं। कैसे, यदि हमने कहा कि हम एक टेस्ट ले रहे हैं, हम एक टेस्ट ले रहे हैं 10 नंबर का, और यहां पर हम नंबरों में उसी को अगर यहां पर जाने तो वो होगा जैसे कि 0 से, मान लीजिए हमने यहां पर संख्याओं को रखा है इस प्रकार से, 0 से 5 के बीच में, और फिर उसके बाद यहां पर रखा 6 से लेकर 10 के बीच में। तो हमने 2 समूह रखे। यदि 0 से 5 नंबर आए तो हम कहेंगे कि वो बच्चे फेल हो जाएंगे, और यदि वो बच्चे 6 से 10 नंबर के बीच में आते हैं तब वो पास कहलाएंगे। तो इसके बाद में अब हम क्या कहते हैं कि यहां पर जो उनका रिजल्ट है वो फेल या पास में दिया जाएगा। तो कितने बच्चे इस समूह के अंतर्गत आते हैं या फिर इस समूह के अंतर्गत, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसमें देखिएगा, पहले इनको जान लें। यहां पर जो ये 0 है, यहां पर जो ये 0 का मान दे रखा है और यहां पर जो ये 6 का मान है, तो 0 और 5 में ध्यान रखने माइनस नहीं है, ये दोनों के अंतर को दर्शाता है कि हाँ संख्याएं जो है वो 0 और 5 के बीच में होंगी। तो यहां पर जो 0 है वो एक छोटी संख्या को दर्शाता है। जब ये छोटी संख्या को दर्शाते हैं इसे कहा जाता है निम्न सीमा। निम्न सीमा।
यह उस समूह की, उस अंतराल की निम्न सीमा होती है। और यह जो 5 है यहां पर इसको कहा जाता है उच्च सीमा, उच्च सीमा। इसी प्रकार से जो 6 है ये भी निम्न सीमा कहलाएगा, और इसी प्रकार से यहां पर जो 10 है ये उच्च सीमा कहलाएगा। अब इसके बाद जाने ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं। जब 0 और 5 एक साथ लिखे हुए हैं तब ये क्या कहलाते हैं। तो 0 और 5 या फिर 6 और 10 जो एक साथ लिखे हुए हैं इनको कहा जाता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इनको वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग अंतराल का मतलब होता है एक ऐसा वर्ग जो अंतराल के रूप में लिखा गया है। तो यहां पर हमने बीच की संख्याओं को ना लिखकर अंतराल के रूप में लिखा है। अब यह निर्भर करता है कि हमारा सवाल कैसा है। यदि हमसे पूछा जाए जनसंख्या के बारे में, और जनसंख्या जब हम जनगणना कर रहे हैं, जनसंख्या को गिन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर साल जनसंख्या को गिना जाएगा। जनसंख्या गिनी जाती है 10 साल के अंतराल पर। इसीलिए जब जनसंख्या को गिनेंगे, जैसे मान लीजिए जनसंख्या 2001 में गिनी गई थी, उसके बाद गिनी जाएगी 2011 में। तो इस प्रकार जब अंतराल जो है वो 2001 से 2010 तक का रहेगा पहला, फिर आएगा 2011 से 2020 तक का। तो इस प्रकार 10 साल का अंतराल होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा उसमें आंकड़े कितने रहे हैं, और उसके बाद अगले वर्ग अंतराल में आंकड़े क्या रहेंगे। और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है, जो हम संख्याएं लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक मुख्य नंबर पर, जैसे कि हम मान लो एक टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट में हमने देखा बच्चों की संख्या को ना रखकर हम नंबरों पर ध्यान दें कि 1 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं। तो यहां पर 1 नंबर जो है अगर 5 बच्चों के आए हैं और 2 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, इस प्रकार से क्लास के सभी बच्चों को सभी नंबरों के अनुसार उनमें बांट दिया, तब हम जानेंगे कि बच्चों की जो संख्या है वो कहलाती है बारंबारता। एक नया शब्द है बारंबारता। बारंबारता किसे कहते हैं। जब किसी नंबर या किसी संख्या के बार बार, जब कोई नंबर या कोई संख्या बार बार आती है तो उसे बारंबारता कहा जाता है। अब जैसे कि नंबर हमने कहा कि 1 नंबर है जो, अब क्लास में 1 नंबर 5 बच्चों के आए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 नंबर को 5 बार आया है या फिर 5 बार लाया गया है। तो यहां पर जो बारंबारता है कौन से नंबर की, 1 की, 1 नंबर की बारंबारता जो है वो 5 रहेगी। इसी प्रकार यदि 2 नंबर 3 बच्चों के आए हैं तो हम कहेंगे 2 नंबर की जो बारंबारता है वो 3 है। इसी प्रकार से लगातार यह सवाल आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें यहां पर निम्न सीमा, उच्च सीमा, वर्ग अंतराल और बारंबारता पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यही चीजें जो हैं वो आंकड़ों के वर्गीकरण में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मैं एक चार्ट बनाता हूं जिसमें ये चीजें कहां पर लिखी हुई होती हैं और किस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए उसे हम देखें। तो देखिएगा इसमें हमने यहाँ पर बना है कि वर्ग अंतराल जो हम आपको समझाने वाले थे, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, उच्च सीमा या निम्न सीमा के बारे में, तो आप इसे इससे समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक क्लास का टेस्ट लिया था जो 30 नंबर का टेस्ट है, तो उस टेस्ट में 25 बच्चे बैठे हैं, कुल बच्चे वहां पर 25 हैं। तो देखिएगा 0 से 10 नंबर जो है वो कितने बच्चों के आए, 7 बच्चों के। उसके बाद में 11 से 20 नंबर जो है वो 4 बच्चों के आए हैं, और 21 से 30 नंबर जो है वो 14 बच्चों के आए हैं। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि यदि हमसे कोई पूछे कि 0 से 10, या फिर हम कहें कि एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेशल नंबर पर हम बात करें कि 7 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि 7 नंबर जो है ना वो 7 बच्चों के आए हैं। या फिर 8 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के। या फिर उसके बाद में दूसरा पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक नंबर जो है, सबसे अधिक नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो सबसे अधिक नंबर देखिएगा यहां पर कितना है, 21 से 30 के बीच में है अंतराल, और वो कितने बच्चों के हैं, सबसे ज्यादा 14 बच्चों के। तो सबसे ज्यादा बच्चों ने किस अंतराल में नंबर प्राप्त किए थे, 21 से 30 के बीच में। अब यहां पर जो हमने अंतराल लिखा, इसमें जो पहला नंबर है, यहां पर 0 है, 11 है, 21 है, ये तीनों जो नंबर हैं ये कहलाते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा। और उसके बाद में यहां पर जो ये नंबर हैं, जो बड़ी संख्या, इनके बाद में दाईं तरफ की जो संख्याएं दे रखी हैं ये कहलाती हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा। और उसके बाद यहां पर जो संख्याएं ये दर्शाती है हमें कि कोई नंबर कितनी बार आया है, वह कहलाती है बारंबारता। यहां पर वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है, और बारंबारता को एफ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एफ का जो पूरा नाम है वो फ्रीक्वेंसी होता है। इस कारण से यहां पर फ्रीक्वेंसी के एफ को कैपिटल एफ या स्मॉल एफ को लिखा जाता है, जिससे क्या होता है, वो बारंबारता को दर्शाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो उसे भी हम जान लें। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वृत्त आलेख या फिर पाई चार्ट। जो पाई चार्ट है या फिर वृत्त आलेख है, दोनों एक ही होते हैं। पाई चार्ट में भी हमें एक वृत्त बनाना होता है और वृत्त आलेख में भी हम एक वृत्त बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा अच्छे से जान सकें। तो मान लीजिए यह एक वृत्त है। अब इसके बाद में इस वृत्त में हम कैसे
आंकड़ों को रख सकते हैं और आंकड़ों के लिए हमें वृत्त में से कौन कौन सी चीजों को जानने की आवश्यकता होगी, तो उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है और उस केंद्र के बाद में यदि हम वृत्त को 4 भागों में बांटें, इस प्रकार से 4 भागों में बांट दें वो भी बराबर, तो यहां प्रत्येक भाग जो है वो चतुर्थांश कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। यहां पर प्रत्येक भाग जो है वो चतुर्थांश कहलाता है और अंदर वृत्त के केंद्र पर जो पूरा कोण है वो पूर्ण कोण कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है और पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। और हमने यहां पर क्या किया था, जो वृत्त है हमारे सामने उस वृत्त को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है। इस कारण से 360 को यहां पर देखिएगा 360/4, इसको भी 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि हमें यहां पर प्रत्येक जो चतुर्थांश है वो 90 डिग्री का प्राप्त होता है। यदि हमें कोई संख्या या कोई आंकड़े ऐसे हैं जो हमें किस में दर्शाने हो, पाई चार्ट में या फिर वृत्त आलेख में दर्शाने हो, और उसमें 4 आंकड़े दिए हुए हैं और वो 4 आंकड़े बराबर स्थान ग्रहण करते हैं, तो वो है वहां पर प्रत्येक आंकड़े को दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री के हिस्से में या फिर 1/4 में दर्शाना होगा। लेकिन यदि हमारे पास में आंकड़े इस प्रकार ना होकर कोई दूसरी दशा में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, उनमें से मान लीजिए वो 100 व्यक्ति हैं, 100 हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, 100 हैं हमारे पास में। अब वो कोई काम करते हैं जिनमें से कहा गया कि काम क्या करते हैं ये, तो इसमें से अध्यापक कितने हैं, अध्यापक मान लीजिए उसमें से अध्यापक हैं 70 और उसके बाद में यहां पर उसके बाद दूसरा कहा जाए कि यदि उनमें से पूछा जाए कि आप दूसरे और लोगों से पूछा जाए आप क्या काम करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर हैं जो वो हैं मान लीजिए वो हैं 10। इसके बाद में आगे और किसी तीसरे से पूछते हैं, तीसरे ग्रुप से समूह से जब पूछा जाए तो उनसे पूछा तो वो बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं और इंजीनियर हैं 5 लोग। अब इसके बाद इनको पहले गिनते हैं कितना हो गया, 70 और 10 80 और 5 85, अभी 15 लोग बचे हुए हैं। तो यहां पर अन्य से पूछा जाए तो वो 15 से वो कह रहे हैं कि हम मजदूर हैं, तो वो मजदूर हैं, तो मजदूर कितने हैं 15। अब हमें क्या करना है, हमारे सामने ये आंकड़े तैयार हैं कि अध्यापक 70 हैं, उसके बाद डॉक्टर 10 हैं, इंजीनियर 5 हैं, हमारे पास मजदूर 15 हैं। तो अब हमसे कहा जाए कि आपको इसे किसमें, पाई चार्ट में दर्शाना है, तो आप इसे पाई चार्ट में कैसे दर्शाओगे। तो पाई चार्ट में इन्हें दर्शाने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी, या तो हम एक काम करें, या तो हम इनका प्रतिशत निकालें कि ये कितने प्रतिशत है। प्रतिशत कैसे निकलेगा देखिएगा जरा। सबसे पहले जो संख्या मौजूद है 70 हैं वो लोग, कितने में से, 70 में से, 100 में से सॉरी, और उसके बाद में गुणा 100 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से इसे काट देंगे बराबर 70%। तो वो कितने लोग हैं, 70% हैं। इसी प्रकार से इसके लिए करेंगे 10/100 गुणा 100 बराबर से 10%। उसके बाद तीसरे पर करेंगे 5/100 गुणा 100 बराबर से ये भी कितना हो जाएगा 5%। और अंत में 15/100 गुणा 100 बराबर से हो जाएगा 15%। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब पाई चार्ट को पूरा बनाया जाए, जैसे कि अब इसके लिए हम पाई चार्ट बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, हमने एक छोटा वृत्त बना है, यह इसके लिए पाई चार्ट बनेगा। तो इस वृत्त का जो 70% हिस्सा होगा, अब 70% हिस्सा कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। यदि हम इसको यहां से इस एक लाइन यहां इसको फिक्स कर दें, यहां पर एक लाइन इसकी फिक्स कर दें, तो ध्यान से समझना, यदि इस दूसरी लाइन को इस इधर करते हैं बिल्कुल सीधा, तो यह इसका 50% हिस्सा होगा जो नीचे आएगा। 50 नहीं, हमें 50 से ज्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे 50 से ज्यादा, लगभग 70% हिस्सा इतना होगा। तो ये जो 70% हिस्सा है इसका, इसमें कौन होंगे, अध्यापक होंगे, इसमें अध्यापक होंगे। और उसके बाद में 10% जो हिस्सा है उस 10% हिस्से में कौन होगा, डॉक्टर होंगे। तो 10% हिस्सा किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार हम 10% हिस्सा इसका बना सकते हैं, जिसमें कौन होगा, डॉक्टर होंगे, इसमें डॉक्टर हो सकते हैं। उसके बाद 5% हिस्से में इंजीनियर होंगे, जो 5% हिस्सा है उसमें कौन होगा, इंजीनियर होंगे। तो इसमें 5% हिस्सा इस प्रकार बना सकते हैं, इसका 5% हिस्सा जिसमें इंजीनियर हो सकते हैं। और उसके बाद अंत में बचा हुआ 15% जो हिस्सा है, 15% हिस्से में मजदूर होंगे, मजदूर।
तो इस प्रकार हम पाई चार्ट में सबको दर्शा सकते हैं। ये पहला प्रारूप है इसका, जिसमें जब भी पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है उसमें हम प्रतिशत का प्रयोग करके, जो पूरा वृत्त है उसमें प्रतिशत का प्रयोग करके उसे दर्शा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी हमारे पास मौजूद है। अब क्या करें, हम यहाँ जो हमने प्रतिशत निकाला है, अब हमें यहाँ पर इस संपूर्ण कोण का जितना भी कोण हमारे पास मौजूद है, देखिएगा हमारे पास में 360 डिग्री का कोण है, तो हम यहाँ पर इसको संपूर्ण कोण से भी निकाल सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण को नाप कर भी हम इनकी जगह को वहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमें आवश्यकता है किसकी, डॉक्टर को दर्शाना जो 10% है। तो देखिएगा डॉक्टर बराबर से 10% है, तो हम क्या करेंगे 10/100 गुणा 3600, सॉरी 360 है, एक जीरो से इसे काटेंगे, इस जीरो से इसे काटेंगे, बराबर आएगा हमारे पास 36 उत्तर। तो इसका मतलब है जो हम एक पहले कोण को दर्शाएंगे जो डॉक्टर के लिए होगा वो 36 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार से यदि हम अध्यापक के लिए इसको दर्शाते हैं तो अध्यापक के लिए देखिएगा क्या आएगा, अध्यापक के लिए देखिएगा क्या आएगा, अध्यापक के लिए 70% था, तो हम लिखेंगे 70/100 गुणा 360। इसके बाद जीरो से जीरो काटेंगे, इससे इसे काटेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, मात्रा हमें गुणा करना होगा, तो गुणा हम नीचे कर लेते हैं। देखिए 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 आएगा, 6 7 42, 4 हासिल होगी। 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 से 21, 21 और 4 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार 252 डिग्री का जो कोण है वो बनेगा किसके लिए, अध्यापकों के लिए। अध्यापकों के लिए हम इस पूरे वृत्त में से 252 डिग्री का कोण बनाएंगे और उनकी जगह को वहां पर प्रदर्शित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को सबसे पहले किस में बदलते हैं, या तो प्रतिशत में बदलकर उसको पूरा किया जा सकता है, या फिर हम चाहें तो उसके कोण को निकालकर भी उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और आपको पाई चार्ट बनाना और पाई चार्ट को हल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको इस वजह से हमने सब कुछ बता दिया है ये कैसे काम करता है। यदि पहले से हमें पाई चार्ट दिया हुआ है बना हुआ, तो उसमें से भी हम कैसे निकालेंगे, तो हम वहां पर या तो प्रतिशत वाले हिस्से को समझेंगे कितना प्रतिशत है और उससे हम वो आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमें अगर संख्या पहले से कोण में दी हुई है, जो आंकड़े हैं वो कोण में दिए हुए हैं, तो हम कोण से भी क्या निकाल सकते हैं, आंकड़ों की संख्या। जैसा हमने इस सवाल में किया है उसका रिवर्स, उसका उल्टा करने पर वो आंकड़े हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम अन्य चीजों को भी जानेंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संयोग और प्रायिकता। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि संयोग क्या होता है, प्रायिकता क्या होती है, कैसे काम में ली जाती है, किस प्रकार से यह काम करती है और इसका वास्तविक जीवन में प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले संयोग को जान लें कि संयोग होता क्या है। तो हमने अपने वास्तविक जीवन में कई बार देखा होगा, घरों पर लोग बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि यह तो उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यह तो संयोग से हुआ है वरना ऐसा नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर जो संयोग शब्द है, संयोग शब्द हमें बताता है कि कोई जो घटना है वो अचानक से हुई है, उस घटना को होने के लिए कुछ भी ऐसा था नहीं जो हो सकती थी। तो इसलिए संयोग का मतलब चांस होता है, CHANC। जो चांस से हमें पता चलता है कि जो चांस है इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक चांस से हुआ है, बाई चांस ऐसा हुआ है वरना ऐसा नहीं होता, तो उसका मतलब संयोग होता है कि ऐसा संयोग से हुआ है वरना ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता हमें बताती है कि किसी घटना, कोई घटना यदि पहले जैसी हुई है तो अगली घटना की स्थिति अगर वैसी ही बनती है तो घटना वही दोबारा से हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वह बाइक पर जा रहा है और तेज बाइक चलाता है और वो हेलमेट भी नहीं लगाता, तो इसके बाद में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए या उससे पहले किसी और का एक्सीडेंट हुआ है तो हम क्या सोचेंगे, तो हमारी प्रायिकता जो है वो क्या रहेगी कि हम क्या कहेंगे उसके लिए, हम कहेंगे कि उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन यदि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक संयोग था जिसमें उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। लेकिन प्रायिकता क्या है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, इस कारण से दोबारा से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है और उस सिक्के को आप उछालते हो, उस सिक्के को जब उछाला जाएगा तो सिक्के पर दो पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट्ट। जब उसको उछाला जाता है तो हमारे पास चित्त आ रहा है या पट्ट, यह कोई नहीं जानता। तो जब वो नीचे आ जाएगा तो हमारे पास में एक बार चित्त आ चुका है, दोबारा जब उसको हम उछालें तब भी यदि हमारे पास में चित्त आया तो तीसरी बार की स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इस बार भी हमारे सामने चित्त ही आएगा। लेकिन अगर अगली बार
जब तीसरी बार उसे उछाला चित्त ना आकर, तब वहां पर यदि पट आया तो हम कहेंगे ये संयोग से हुआ है। लेकिन प्रायिकता क्या थी कि वहां पर चित्त ही आना चाहिए। जो प्रायिकता है वो किसी भी कथन को या किसी भी बात को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो बस हमें एक आगे होने वाली घटना के बारे में बस आगाह कराती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए प्रायिकता जो है वो संभावित परिणाम होते हैं। प्रायिकता जो है वो संभावित परिणामों को दर्शाती है, संभावित परिणाम पर आधारित होती है प्रायिकता जो है। तो अब हम यहाँ पर प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा और जान लें कि प्रायिकता कैसे लिखी जाती है, क्योंकि प्रायिकता के बारे में कथन तो हमने समझ लिए कि वो कैसे होती है, क्या होती है। प्रायिकता जो है सबसे पहले वो एक घटना होती है। प्रायिकता को घटना के आधार पर भी निकाला जाता है। जब प्रायिकता को घटना के आधार पर निकालते हैं तो उसे लिखा जाता है ई, तो हम इसको लिखते हैं पी और उसके बाद ई। तो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं प्रायिकता को, और E का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। तो हम यहाँ पर कहते हैं इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। जो इवेंट की, जो घटना की प्रायिकता है वो क्या हो सकती है, तो देखिएगा जरा, जो किसी भी घटना की प्रायिकता है ना वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? 0 से लेकर 1 तक के बीच में। यहां पर कम से कम यदि कोई घटना के बारे में हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए आज बादल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हम कहेंगे कि बादल हो रहे हैं तो बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो उसकी प्रायिकता क्या रही कि हमने सोचा था बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो प्रायिकता उसकी 0 हो जाती है। जब कोई घटना नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है, लेकिन किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, 0 से कम कभी नहीं होगी। दूसरा, इसके बाद यदि हमने सोचा था कि बादल हैं और बारिश होगी और बारिश हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने बोला वो सच हो गया। तो इसका मतलब है यहां पर जो घटना थी उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी कि वह संपूर्ण घटना घटित हो चुकी है। इस कारण से उसकी प्रायिकता को 1 माना जाता है, लेकिन कभी भी जो प्रायिकता है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा, प्रायिकता को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए जब हम सिक्का उछाल रहे हैं तो उसमें चित्त आएगा या पट, तो उसकी घटना 1/2 की प्रायिकता पर होती है। कैसे? क्योंकि या तो चित्त भी आ सकता है या फिर पट आ सकता है। तो चित्त जो है वो हेड होता है, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता जो है वो भी 1/2 ही होती है, जिससे हमें पता चलता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, तो बच्चे के जन्म से पहले कोई नहीं बता सकता कि वहां पर जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो वहां पर दोनों चांस होते हैं कि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो इस कारण से जो प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता है वो आधी प्रायिकता लड़के के लिए होगी और आधी प्रायिकता लड़की के लिए होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम प्रायिकता को समझ सकते हैं। और उसके बाद में एक चीज और, यदि आप प्रायिकता की घटना को खुद जन्म दो, खुद अपनी घटना बनाए, तो वह कैसे काम करती है। मान लीजिए आपके पास में कुछ रंग की बॉल हैं, अलग विभिन्न प्रकार की अलग अलग रंग की 3 रंगों की कुछ बॉलें हैं, और वहां पे उसमें आपने उनको एक थैले में रखा और उसके बाद आप उसे निकाल रहे हो, लेकिन आप वहां पर चीटिंग नहीं करते। यदि आप उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करते हो तो कौन सी बॉल निकल कर आएगी, यह सिर्फ एक प्रायिकता पर निर्भर करता है। मान लीजिए लाल रंग की बॉल है हमारे पास में, लाल रंग की बॉल है 2, और काले रंग की बॉल है हमारे पास में 2, और एक सफेद रंग की बॉल है वो हमारे पास में 2 हैं। तो इस प्रकार से 6 हमारे पास बॉल हैं, और हमसे कहा जाए कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार हाथ डालना है और बॉल को बाहर निकालना है। और फिर हमसे पूछा जाए कि बताइए उसमें सफेद रंग की बॉल होगी या फिर सफेद रंग की बॉल हमारे सामने निकल कर आएगी, उसकी प्रायिकता क्या है। तो जब किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी होती है तो उसका जो सूत्र है वो क्या होगा, देखिएगा, PE बराबर से संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसको देखिएगा ध्यान से, संभावित परिणाम क्या है। अब हमने कहा था ना कि सफेद रंग की बॉल होनी चाहिए, तो सफेद रंग की कितनी है उसके पास बॉल, सफेद रंग की बॉल उसके पास में 2 हैं, तो हम लिखेंगे कि 2 बॉल तो उसके पास सफेद रंग की है, लेकिन कुल बॉल कितनी है, कुल परिणाम कितने हैं, 2 + 2 + 2, तो यहां पर 6 है उसके पास में, तो यहां पर लिखेंगे 6। दोनों को हल करते हैं तो देखिएगा, हल करने पर दोनों में 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/3। इसका मतलब है उसकी जो प्रायिकता है वो 1/3 होगी। तो अब इसको हम अगर समझना चाहें तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, 1/3 का मतलब निकल के आता है कि यदि 3 बॉलों को निकाला जाए
पहले 3 बॉल निकालो तो उसमें कम से कम एक बॉल ऐसी होगी जो जरूर सफेद होगी, और फिर दोबारा से बची हुई 3 बॉलों को निकाले तो फिर दोबारा से उसमें ऐसा क्या होगा कि वहां पर एक सफेद बॉल फिर से आ जाएगी। तो यह जो है वो घटना को निकालने की प्रायिकता होती है, और यहाँ प्रायिकता का जो मान है वो किसी भी प्रकार भिन्न में या फिर दशमलव के रूप में या फिर पॉइंट जैसे डेसिमल कहते हैं उसके रूप में हो सकता है। यहां पर हम आपको ये बताने वाले थे कि जब किसी भी घटना को आप जन्म दे रहे हो या फिर उस घटना को बना रहे हो तो वहां घटना में कोई भी अगर आप उसमें परिवर्तन नहीं करते हो तो उस प्रकार की घटना को यादृच्छक कहा जाता है। यादृच्छक का मतलब क्या होता है? यादृच्छ होता है, इसका मतलब होता है कि आपने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है और वो जो घटना है वो अपने आप हो रही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अपने अनुसार बदल रहे हो, यदि आपने उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो उसके अलावा दूसरा होता है इस प्रकार की जो घटना होती है उसे यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि आप वहां पर एक प्रयोग कर रहे हो जिसमें जैसे हमने एक उदाहरण बताया था बॉल का, तो उसमें कैसा प्रयोग होता है? वो यादृच्छिक प्रयोग होता है। यादृच्छिक का मतलब होता है कि आपने उसमें कोई भी ऐसा फेरबदल नहीं किया है जिससे आपको पहले से ही परिणाम के बारे में पता चल जाए या फिर आप किसी के बोलने पर परिणाम को परिवर्तित कर दे। जब ऐसा नहीं होता है तब कहा जाता है कि वो यादृच्छिक प्रयोग है, या फिर वो जो रिजल्ट जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा है? यादृच्छिक है। तो इसके बाद में आप अब समझ चुके होंगे कि संयोग और प्रायिकता क्या होती है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, और हमारे वास्तविक जीवन में भी इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका वास्तविक जीवन में सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो होता है मौसम विभाग में। मौसम विभाग में सबसे ज्यादा प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब बादल होंगे, कब बारिश होगी, क्योंकि आज के समय को देखकर मौसम विभाग हमें अगले 10 दिन की जानकारी देता है कि 10 दिन बाद बारिश होने वाली है या नहीं होगी, या फिर जैसा अब सर्दियों का मौसम चल रहा है उसके अनुसार कि अगले दिन कोहरा होगा या नहीं होगा, या बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, सर्दी कितनी होगी, तापमान कितना रह सकता है। ये सब कुछ मौसम विभाग को कहां से पता चलता है? वो पिछले आंकड़ों के आधार पर क्या करते हैं? प्रायिकता का मान निकालते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं कि घटना जो हो रही है उसके अनुसार आने वाला जो रिजल्ट है, आने वाला जो समय है वो कैसा परिणाम हमें घोषित करके देगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आंकड़ों के प्रबंधन में बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और ध्यान रखें कि आपकी परीक्षाएं बहुत जल्द आने वाली हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।